Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखेंगे कि ये देख लें कि ये CRQs, RRQs और ERQs है क्या। असल में RRQs और ERQs यानी CRQs have further been divided into RRQs and ERQs। अब देखेंगे कि CRQ क्यों कर और कैसे डिवाइड किए गए हैं RRQs और ERQs में। RRQ stand for restricted response questions और अगर I का लफ्ज़ इस्तेमाल करने तो restricted response items। इस तरह से ERQ extended response questions और I कर ले तो extended response items। So we are going to discuss CRQs and especially RRQs and ERQs। इसके बाद फिर रूब्रिक्स से बात होगी कि रूब्रिक्स कहते किसे हैं और रूब्रिक्स की अहमियत क्या है और इनको किस तरह से डेवलप किया जाता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स हैं, हॉलिस्टिक रूब्रिक्स और एनालिटिक रूब्रिक्स। सो हॉलिस्टिक रूब्रिक्स किसे कहते हैं, एनालिटिक रूब्रिक्स किसे कहते हैं, इनके फवाइद क्या हैं हॉलिस्टिक के और एनालिटिक के, आज के दिन इस पर भी तफसीली बात होगी। सप्लाई आइटम्स जिनको कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस आइटम्स भी कहते हैं, दे आर मेनली, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, मेनली टू टाइप्स हैं। एक है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और एक है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। वो आइटम्स जहां पर आप राइटर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही रिस्पांस में वो आंसर लिख दे, यानी जो एक्सपेक्टेड आंसर है तो वही लिख ले, वही जवाब में लिख ले। सो यू आर रिस्ट्रिक्टिंग दैट स्टूडेंट और दैट पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो हमें एक्सपेक्टेड आंसर दे दें, यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, सो इसका एक्सपेक्टेड आंसर ही है 1947, या पाकिस्तान ने हॉकी का कब जीता था, या आप कोई साइंस कोई क्वेश्चन कर ले कि फला थ्योरी किसने जब इंट्रोड्यूस कराई थी, वगैरह वगैरह। सो ये ऐसे सवालात होते हैं जिनके आंसर एक्सपेक्टेड होते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले आंसर्स जिनके होते हैं, दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, नंबर 1। नंबर 2, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं रिपीटिंग, एक तो जहां पर एक्सपेक्टेड आंसर हो, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, सो दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और RRQs। दूसरा ये कि लेंथ वाइज दे आर शॉर्ट आंसर, दे नीड शॉर्ट आंसर्स। जिन सवालात के भी जवाबात शॉर्ट होते हैं, जिनको शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, और अगर आप करिकुलम के डॉक्यूमेंट को देख लें तो वहां पे लिखा गया है कि 3 to 4 लाइंस जिनके आंसर्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। इवन सप्लाई आइटम्स, और वो सप्लाई आइटम्स जहां पर आपने सिर्फ एक वर्ड प्रोड्यूस करना हो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो, और उस जिसको कंप्लीशन आइटम्स भी कहते हैं, और आखिर में डैश डैश डालकर आपने उसकी फिलिंग करनी हो और अपनी तरफ से बच्चे ने आंसर देना हो लेकिन ऑप्शंस ना दिए गए हो, इवन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। जबकि जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स लेंथी होते हैं, यहाँ बच्चा अपने ओपिनियन बयान करता है, अपने एंगल से चीज़ों को देखता है। So you are providing him with an opportunity to express his feelings extendedly। एक्सटेंशन की दो मीनिंग्स हैं, एक लेंथ वाइज एक्सटेंशन और दूसरा ये कि आप उनको फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जितना वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हो। कोई स्टोरी राइटिंग उनको दे दे, कोई ऐसे राइटिंग दे दे उनको, कोई समरी वगैरह दे दे, उनको कहें कि अपने अल्फाज में इनको बयान करके दे दे। सो दैट इज एन एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, जहां पर वो अपना ओपिनियन बयान करें। जबकि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में मोस्टली फैक्ट्स के मुतालिक सवालात होते हैं, यहाँ पर ओपिनियंस के मुतालिक सवालात होते हैं मोस्टली। अब इनको अलग अलग से देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जब डेवलप करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, इस तरह एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस को जब डेवलप करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। इस तरह मैंने बता दिया रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी, इफ यू रिमेंबर कंप्लीशन आइटम्स मैंने कहा था,
सो जो रिस्पेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स एक्सपेक्टेड होते हैं और प्री डिटरमिन्ड होते हैं। प्री डिटरमिन्ड मीन्स कि पहले से वो तो मुतय्यन होते हैं कि इस सवाल का यही जवाब होगा। नंबर 2 कि ये जो आंसर्स होते हैं दे मे बी वन वर्ड, जिस तरह मैंने बता दिया पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था 1947 में। मे बी अ सेंटेंस, वो सिर्फ 1947 लिख ले या पूरा का पूरा सेंटेंस लिख ले या कोई डिफिनीशन वगैरह आप लोगों को बता दें, तो डिफिनीशन मोस्टली एक सेंटेंस ही की होती है, सो इट मे बी अ सेंटेंस आल्सो एंड मे बी अ पैराग्राफ आल्सो बट नॉट एक्सीडिंग वन पैराग्राफ। वन पैराग्राफ से अगर ज्यादा हो जाए इट विल बी देन एन एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन। देन अनदर थिंग टू बी रिमेंबर्ड कि जो रिस्पेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं बाज़ सूरतों में, हर सूरत में नहीं, मोस्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स वालों में तो आपके पास एक्सपेक्टेड आइटम्स होते हैं, प्री एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं या प्री डिटरमिन्ड आंसर्स होते हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस है इवन इनके आंसर दे मे बी मोर देन वन। किस तरह से मोर देन वन? आपने बच्चे से पूछा कि राइट एनी 5 नाउन्स। अब एनी 5 इट मीन्स के कहीं से भी वो 5 नेम्स लेकर वो लिख लेगा, सो इट मे बी एनी 5 देन। इसी तरह से अगर बच्चे से कहते हैं कि मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एक बच्चा एक सेंटेंस बनाता है, दूसरा बच्चा दूसरा सेंटेंस बनाता है, अल्फाज वही है लेकिन सेंटेंसेस जो है दे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो इस सेंस में इट मे हैव मोर देन वन पॉसिबल आंसर। in these senses you can see that it may have more possible answers। एक बच्चे ने मेहनत के मुतालिक रखा, मेहनत की वजह से बंदा तरक्की करता है। दूसरे ने कहा मेहनत में अजमत है। तीसरे ने मेहनत के मुतालिक कुछ और सुना था, उन्होंने और सेंटेंस लिख दिया। सो दीज आर ऑल पॉसिबल आंसर्स व्हिच मे बी मोर देन वन। इस तरह लिस्ट 5 नाउन्स, ऑलरेडी आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। क्या आप बच्चे से पूछते हैं कि कोई नाउन लिख ले, 5 प्रोनाउंस लिख ले, तो एक बच्चा एक नाउन लिख लेगा, दूसरा बच्चा दूसरे नाउन लिख लेगा, वगैरह वगैरह। अब RRQs की कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूं। Now over here you can see Zaid covered 10% of the total distance of 40 kilometer. How much distance did he cover? So इसका expected answer है कि how much distance he covered. When did first man step on moon? यहाँ पर भी expected और factual answer आपके पास है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बादशाही मॉस्क is in, कहाँ पर वाक़ है? So okay, there is a question from Saima, 3-part paragraph. Okay, paragraph. Expected answers जो होते हैं बाज़ औक़ात, those expected answers or predetermined answers may be one word. One word किस तरह से कि मैंने जिस तरह सवाल किया कि आप पूछें और वो फैक्ट्स आपको बता दें कि 1947 था, 1965 था, 1970 था, वगैरह वगैरह। These are one word answers। या अभी जो एग्जांपल मैंने ज़ैद की शेयर कर ली, तो ज़ैद के आंसर में आप यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपके पास वन वर्ड आंसर ही आएगा। तो ये तो वन वर्ड हो गया। एक सेंटेंस किसी चीज़ की आपने डिफिनीशन पूछ ली, फिजिक्स की डिफिनीशन पूछ ली, केमिस्ट्री की डिफिनीशन पूछ ली और उन्होंने आपको वो आंसर दे दिया, सो इट इज़ अ सेंटेंस देन। इसी तरह से आपने कोई सवाल ऐसा कर लिया जिसका आंसर जो था आपके पास एक्सपेक्टेड था, यानी आप किसी गज़वा का जिक्र कर लें कि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कितनी थी और वो कैसे कुफार पर गालिब आ गए, तो उनकी तादाद कितनी थी, तो एक तो आपको फैक्ट आपके पास आ गया और किस तरह से वो गालिब आ गए, तो आपने ऑलरेडी रेडीमेड उनको आंसर बताया हुआ था और उसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने वो पैराग्राफ लिख के दे दिया। सो इट मे बी वन सेंटेंस, इट मे बी मोर देन वन सेंटेंस। जब एक सेंटेंस से आपके पास सेंटेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पैराग्राफ देन। सो द आंसर मे बी अ पैराग्राफ, अ सेंटेंस और मे बी मोर देन वन सेंटेंस। और जो अभी मैंने रेफरेंस दिया कि जो NC 2020 है, तो उसके अंदर लिखा है कि 2 to 3 लाइन्स भी आंसर्स आ सकता है आपके पास रिस्पेक्टेड रिस्पांस आइटम या क्वेश्चन का। सो देयर मे बी सम क्वेश्चंस व्हिच मे नीड
मोर देन वन सेंटेंस आंसर, या आपने किसी चीज की डिफिनीशन देगी और आगे आपने कहा कि इस के 3 इस्तेमालात भी बता दें। अब 3 इस्तेमालात वो आपको पैराग्राफ की शक्ल में दे रहा है, सो इट इज बिकमिंग अ पैराग्राफ देन। So we were discussing this Z cover 10% of the total distance. लेकिन remember one thing कि the answer should be if even a paragraph, the answer should be an expected one and a student shouldn't be asked about his opinion. बच्चे से आपने उसके ओपिनियन के मुतालिक अगर पूछ लिया, it will automatically become an extended response item then or expanded response question then. ओके, व्हेन डिड फर्स्ट मैन स्टेप, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप लाइंस आखिर में जोड़ लेते हैं, इट इज कॉल्ड कंप्लीशन आइटम। एक है फिल इन द ब्लैंक्स, जब आप बीच में जोड़ते हो दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, और अगर आप आखिर में स्पेस जोड़ते हैं और वहां पर आंसर बच्चे ने प्रोड्यूस करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन आइटम्स। दैट्स द मेन डिफरेंस। अगर बीच में आ जाते हैं सो फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आखिर में आ जाते हैं सो दे आर कॉल्ड कंप्लीशन आइटम्स। या आपने बच्चे से कहा कि मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द RRQs। यहाँ पर हर एक के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड लेंथ एंड एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। इस तरह से अगर आपने डिफिनीशन बच्चे से पूछी, सो इट आल्सो कम्स अंडर RRQs। इसका मतलब ये है कि जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस रखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रखा करें, जहां पर आप बच्चे से ओपिनियंस ना मांगे बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उनसे मांगे। वहां पर डिफिनीशन के सवालात रखा करें, वहां पर कंप्लीशन आइटम्स वगैरह रखा करें। जब भी आप RRQs डेवलप करें, जब भी आप RRQs डेवलप करें, जब भी आप तो जहन में रखें चंद चीजों को, जिस तरह से कल हम MCQs को देख रहे थे कि MCQs को डेवलप करते हुए इन चीजों का ख्याल रखें, इसी तरह से जब आप RRQs डेवलप करें तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। रिमेंबर वन थिंग, जो MCQs थे सो वहां पर आप राइटिंग पे इतना फोकस नहीं था, यहाँ पे राइटिंग पे कुछ ना कुछ फोकस है। वहां पर रोड मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस था MCQs के अंदर, यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो लफ्ज कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस आइटम्स है, इसीलिए इस्तेमाल हुआ है कि बच्चा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो अगर वो सेंटेंसेस में प्रोड्यूस कर रहा है चंद में, सो दैट इज RR देन, एंड देन अगर लंबे तो फिर इट विल बिकम ERQ देन। अब देखते हैं कि जब वो अपने तरफ से आइटम्स, यानी जब आप आइटम्स डेवलप करते हैं, सॉरी, तो किन चीजों का ख्याल रखें जब भी आप RRQs डेवलप करें। तो एक तो आपने स्टूडेंट्स को साफ बताना है व्हाट दे हैव टू डू और व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाज़ औक़ात आप सवाल लिख लेते हो कि नीचे सवालात के जवाब दें, और बच्चा फिर आपसे पूछता है कि मैडम इसका एक, यानी किसी मिसाल अगर इससे पहले जो मैंने दी कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, एक ने लिखा 14 अगस्त 1947 और दूसरे ने लिखा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब तीसरा बच्चा बेचारा कंफ्यूज है कि मैं पूरा सेंटेंस लिखूं कि आधा सेंटेंस लिखूं कि एक लफ्ज लिखूं, क्या लिखूं। So you have to clearly tell in the instructions. Remember one thing, item development के लिए जो हमने different steps जो मैडम ने आपको करवाए थे, वहां पर एक था कि आपने इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर देने हैं। यहाँ पर मैं आपको रिपीट करा दूं, जहां पर भी इवन MCQs के अंदर जब भी आप डेवलप करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो कि वो टिक करे, कि सर्कल करे, कि आगे जाकर लिख ले, कि उसको शेड कर ले, क्या कर ले। आगे अगर ब्लॉक्स लिखे गए हैं तो ब्लॉक्स में वो आइटम लिख, नंबर लिख ले, ABC लिखे, कि आइटम के ब्लॉक के अंदर वो पूरा वर्ड लिख के क्या लिखे। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स क्लियरली इन इंस्ट्रक्शंस। आपने लिखा चूज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट वन इज द वर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड एट ऑल। अब चूज द करेक्ट को उन्होंने कर लिया, चले मैंने ए को चूज कर लिया, अब ए के साथ मैं करूं क्या, मैं उस पर क्रॉस लगा दूं, मैं उसके टिक लगा दूं, मैं उसको शेड कर लूं, मैं उसको आगे लिख दूं। चूज द करेक्ट इज द वर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपने क्लियरली लिखना है कि सर्कल, टिक और राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन बॉक्स। What he has to do, you have to give them clear instruction if you want to develop a standardized item. ये तो MCQs की मुतालिक बात हो गई।
अब यहाँ पर भी आपने क्लियरली बच्चे को बताना है कि बच्चे ने करना क्या है जब वो RRQ को अटेम्प्ट करे। एक वर्ड दे दे या तफसीलन आंसर दे दे। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको करवा देता हूं और फिर आप लोगों से पूछूंगा। ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 1। और दूसरी इंस्ट्रक्शन है गिव शॉर्ट आंसर्स टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। This is one instruction and this is instruction number 2. Now you people will be looking when just focus, अगर आप फोकस कर ले इस स्टेज पर, so answer the following questions, इनके जवाबात दें। आया वो शॉर्ट आंसर दे, एक लफ्ज दे, कंप्लीट वो पूरा का पूरा सेंटेंस दे कि क्या लिख के इट इज गिविंग नथिंग एट ऑल, दीज इंस्ट्रक्शंस आरंट क्लियर एट ऑल। अगर आप कहते हैं गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सो इट इज बिट मोर क्लियर, द इंस्ट्रक्शंस आर more clear as compared to that one. अब कुछ और मिसालें मैं आपके स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं and you people will have to tell me what do you know about water cycle. It's number 1 और इसके साथ साथ write down the process of water cycle. Now who will tell me which one is better one? इनमें से better one कौन सा है? You can आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं और इसको आप नंबर 1 कंसीडर कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस इसके लिए हो गई। इट्स नंबर 1 एंड इट्स नंबर 2 अगर चैट बॉक्स में आप लिखते हैं, सो आंसर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगर डायरेक्टली मुझे बताते हैं, सो यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी नाउ कि इनमें से बेहतर सवाल कौन सा है और क्यों कर है, रीजन भी बतानी है। जी एनीबॉडी? सर जो राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल वाला वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें सिर्फ हम वाटर साइकिल के बारे में बता रहे हैं। अदरवाइज जो पहला वाला जो इसका था पार्ट, उसमें हमें वाटर साइकिल के बारे में डिटेल बताना पड़ेगी कि वाटर साइकिल क्या है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सब उसमें जो है ना हम बता सकते हैं। ग्रेट। सो पहले वाले में हम इतना ओपन उनको रख रहे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट वाटर साइकिल। वो कहेंगे वाटर साइकिल, वाटर फ्लोज yeah, originate comes from the mountains and over there the water, the snow melts and then it comes down वगैरह वगैरह, वो भी ठीक है। वो बंदा जो भी लिखेगा what do you know, आपने उनसे क्या पूछा what do you know, so what do you know उनको जो भी पता है, उन्होंने जो भी लिखा बस वो ठीक ही है, आप उनको गलत नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है आप अक्सर में पूछना चाहते हैं कि what write down the process of water cycle, क्लियरली उनको बता रहे हैं कि मुझे वाटर साइकिल लिख के बता दें। ओके, सदफ मैडम सेज कि प्रोसेस है, प्रोसेस ही बतानी है। ग्रेट, यानी स्पेसिफिकली आप फोकस करते हैं किसी एक पॉइंट पर। थैंक यू। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। It should be considered as number 1 and it should be considered as number 2. ये मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नाउ हु विल टेल मी कि कौन सा वाला आइटम ज्यादा बेहतर है? व्हाट इज केमिस्ट्री और डिफाइन केमिस्ट्री? ओके, चैट बॉक्स में ऑप्शन इज, और रीजन भी साथ बतानी है। You have to tell. Okay, Sadia Noor says what is chemistry? Number 1. Okay, anybody else having any other opinion? सर मैं 2 को कहूंगी। रीजन? सर रीजन ये है कि जो डिफाइन केमिस्ट्री है इसमें सिर्फ हमने डेफिनेशन बतानी है केमिस्ट्री की, लेकिन व्हाट इज केमिस्ट्री में आपने फिर केमिस्ट्री के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, केमिस्ट्री में क्या है, ब्रांचेस क्या है, वो सब कुछ डिटेल से बताना पड़ेगा, मेरा ख्याल है सर। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज केमिस्ट्री, आपने इतना ओपन सवाल लिखा, केमिस्ट्री है क्या? अब वो जिस एंगल से, जिस एक्सपेक्ट से भी वो बता दे, और आपका है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर आपको चाहिए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप क्या रखें, डिफाइन केमिस्ट्री, और जस्ट डेफिनेशन आपको लिख के दे देगा। थैंक यू। ओके, अनदर क्वेश्चन फॉर यू पीपल, मेक सेंटेंसेस आफ्टर फॉलोइंग वर्ड्स। ये एक चीन है और एक चैन है, इस सवाल में गलती क्या है? इस सवाल के अंदर गलती क्या है? एक चैन है और एक चीन है,
सायमा आप सर चेन आवाज आपकी क्लियर नहीं है। पे तो कोई सर चेन पे तो कोई सर मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ। सॉरी, अगर रिपीट करने प्लीज। ओके, एनीबॉडी एल्स? उनकी आई थिंक सिग्नल्स में कुछ इशू है। एनीबॉडी एल्स? सर जबर जेर को डालना चाहिए था ताकि क्लियर पता चल जाता। ग्रेट, आराम लगाने चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा वाला चेन है और कौन सा वाला चीन है। थैंक यू। Now you have become much more critical about the items. Next time जब भी आप items को देखेंगे, so ओके सादिया नूर साहिबा ने बिल्कुल ठीक लिखा कि स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज होंगे कि करना क्या है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस उसके मुताबिक क्लियर नहीं है और चीन वो अरब वगैरह भी नहीं है। आई रिमेंबर एक जगह पर मैंने इस लॉ के मुताबिक एक ट्रेनिंग सेशन लिया था। सो जब कुछ दिन के बाद मैं चला गया तो एडमिनिस्ट्रेशन से मिला तो मैंने कहा स्कूल का क्या हाल है। कहते हैं और कुछ हो ना हो लेकिन सारे दिन टीचर हजरात जो है इसे लो करते रहते हैं, फला इसे लो कवर हो गया, फला इसे लो। मैंने कहा चलो कम से कम हैबिट तो उनकी डेवलप हो गई कि इसे लो कहते कैसे हैं। अब अगर 3-4 आप लोगों ने आइटम्स देख लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जिस आइटम को भी देखेंगे तो आप क्रिटिकली देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर मसला क्या है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये हम मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बेस बना सकता हूँ इतने शॉर्ट टाइम में। आई कैन नॉट डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग। सो जस्ट ये आप लोगों के जहन को खोलने के लिए था और ये प्रैक्टिस भी इसलिए मैंने कराई। अच्छा, अब देखें यूज, ये वो तो ताकि इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो कि करना क्या है। रिमेंबर वन थिंग, यूज 1 or 2 concepts and not too many। 1-2 सिलोज, 1-2 आइडियाज, 1-2 कॉन्सेप्ट्स ही आपने ऐड करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। एंड इफ यू रिमेंबर एमसीक्यूज के मुतालिक ये था कि वहां पर सिर्फ एक कंसेप्ट, एक आइडिया, एक लर्निंग आउटकम को आपने फोकस करना है या कवर करना है। जबकि यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो आरआरक्यूज होते हैं, वहां पर 1 or 2 concepts, 2 से ज्यादा कंसेप्ट आपने क्वेश्चंस के अंदर नहीं डालने। अब देखते हैं किस तरह से। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। Define gravity, concept 1, and by giving 2 examples from daily life. It's okay. Gravity भी आ गई और 2 examples भी आ गए। अब इसी मिसाल को आप देखें, इसी क्वेश्चन को देखें, एक और आइटम इसके ऊपर बना है। Define gravity and inertia by giving 2 examples. Also differentiate between them by giving examples from daily life. M should be read over here. सो बेचारा डिफिनीशन भी लिख रहा है, ग्रेविटी का भी, इनर्शिया का भी लिख रहा है, 2 एग्जांपल्स भी दे रहा है, फिर एग्जांपल्स के जरिए से इनके बीच में डिफरेंस भी बयान कर रहा है। सो आप कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। एंड इट्स अ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन जहाँ पर सिर्फ 2 कंसेप्ट्स, यहाँ पर कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, फिर तीसरी बात आ गई, फिर यहाँ पे चौथी बात आ गई। तो 4 डिफरेंट चीजों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, इन चीजों को अवॉइड कर लिया करें। ये तो चंद मिसालें थी RRQs की। RRQs are less time consuming as compared to ERQs. ERQs जिनको extended response questions भी कहते हैं, extended response items भी कहते हैं। आमतौर पर जो इसे होती है वो या narrative means कोई स्टोरी वगैरह आप लिखते हैं या इवन एप्लीकेशन, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं जो हम अपनी तरफ, जो हम बच्चे को रट्टा करवाते हैं। नो, अगर आपने उनको बता दिया कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है, तरीका आपने समझा दिया और उसके बाद बच्चा अपनी तरफ से लिखे, दैट विल बी देन एन ERQ। या स्टोरी आपने अगर स्टोरी रट्टा करवाई और वही स्टोरी वो दोबारा से लिख रहा है, सो वहां पर कोई आइडियाज अपनी तरफ से वो नहीं डाल रहा है। दैट इज जस्ट, वी कैन से रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस इन द सेंस कि आप वही चीज एक्सपेक्टेड है कि वही लफ्ज वहीं पर आएगा। सो नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। मतलब कि बच्चे अपनी तरफ से कुछ प्रोड्यूस करके दे दें। जब हम लेसन प्लानिंग पे जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल के साथ जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कि कैसे बच्चे को आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर बना सकते हैं, वहाँ पर डिटेल से उस पर बात होगी। सो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस आर द वंस वेयर द आंसर्स आर लेंथी एज वेल एज लेंथी आंसर्स होते हैं, और जहाँ पर हम बच्चों के ओपिनियंस मालूम करते हैं। यानी जो रियल सेंस में एजुकेशन है वो ये नहीं है कि आप बच्चों को एजुकेशन के ऊपर कोई
मजमून रट्टा करवा ले। नो, उनको एजुकेशन के मुतालिक समझा दें और बच्चे अपनी तरफ से एजुकेशन के मुतालिक लिखे। या अगर ट्री प्लांटेशन के मुतालिक है तो ये नहीं कि आपने मजमून लिखवा दिया और उनसे रट्टा करवा दिया, रियल सेंस की भी बात कर रहा हूँ। नो, आप उनको समझा दें उनके नुकसानात, उनके फवाइद, ट्री प्लांटेशन वगैरह वगैरह के सारे समझा कर फिर बच्चे से लिखे कि अब आप अपनी तरफ से इसके मुताबिक लिखें। सो बच्चा अपना ओपिनियन बयान कर सके, दैट विल बी एन एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम। और रिमेंबर वन थिंग कि जो ओपन एंडेड ये आइटम्स होते हैं और यहाँ पर इसका आंसर कैन बी गिवन फ्रॉम मोर देन वन एस्पेक्ट और एंगल। मिसाल के तौर पर एजुकेशन के मुतालिक था, मिसाल के तौर पर पोल्यूशन के मुतालिक कोई ऐसे लिखनी थी, या किसी भी टॉपिक के ऊपर। सो ओवर देयर एवरीबॉडी इज राइटिंग फ्रॉम हिज ऑन एंगल। जिस तरह के PMS के पेपर्स होते हैं वहाँ पर ERQs होते हैं, हर बच्चा, हर कैंडिडेट अपने एंगल से, अपने एस्पेक्ट से चीज़ों का आंसर लिखता है। सो दैट इज आल्सो that every person has his own opinion and he is expressing that. इस तरह से टेस्ट राइटिंग, इसके जरिए से हम बच्चों की राइटिंग स्किल्स को भी देख सकते हैं। MCQs के अंदर तो बिल्कुल राइटिंग स्किल को टेस्ट नहीं करना था, हमने कल यही बात हुई थी। जो RRQs हैं तो वहाँ पर टू सम एक्सटेंट वी कैन चेक द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। लेकिन अगर रियल सेंस में हमने बच्चे की राइटिंग स्किल को देखना है सो वी हैव टू गिव ERQs। सो एक तो एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन अच्छी बात आ गई, दूसरी राइटिंग स्किल को हम अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए ERQs, अगर ओपिनियंस मालूम करने हैं तो उसके लिए ERQs, और अगर बच्चों को हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है कि वो उस जिस एंगल से और जितना लिखना चाहे, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितने उनके पर्सपेक्टिव्स है उनसे लिख लें। सो इट इज प्रोवाइडिंग मोर फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, वहां पर जो रिस्ट्रिक्टेड था तो हम उनको ओपिनियन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं। जो स्टैंडर्ड ERQs होते हैं, रिमेंबर वन थिंग, जो स्टैंडर्ड ERQs होते हैं, सो एक वर्ड की स्टेटमेंट आप लोगों ने कभी भी नहीं लिखनी जब भी आप ERQs दे तो। रिपीटिंग, एक लफ्ज का ERQ कभी भी नहीं देना, यानी एजुकेशन पे लिख के, माई कंट्री पे लिख के, फेवरेट गेम पे लिख के, ये 3 एग्जांपल्स मैंने वैसे लिखी। नाउ इट इज टेलिंग नथिंग एट ऑल कि एजुकेशन के किस एंगल पे लिख के, किस पर्सपेक्टिव पे लिख के, माई कंट्री के किस एंगल से उसको, आया पोल्यूशन के हिसाब से, आया पॉपुलेशन के हिसाब से, आया एजुकेशन के हिसाब से, आया जियोग्राफी के हिसाब से, आया लोकेशन के हिसाब से, आया जो लेटेस्ट टेररिज्म का एक लहर यहाँ पे आया था तो आया उस एस्पेक्ट से, किस एस्पेक्ट से लिखो, यू हैव टू डिफाइन द एस्पेक्ट आल्सो। इस तरह एजुकेशन पे लिखें सो इट इज टेलिंग नथिंग एट ऑल। अगर स्टैंडर्डाइज आइटम्स बनाने हैं, यू हैव टू टेल इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन पे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे लिखना है, education helps in the development of the country, education helps in finance. So all these are different angles or aspects. इस तरह favorite game, so favorite game is nothing at all. favorite games कौन सी है, क्यों कर पसंद है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। So you have to give some of the outlines also while developing the ERQs, अगर standard ERQ बनाने हैं तो। अगर सब स्टैंडर्ड बनाने हैं उसके लिए then all right, वही जो obsolete या जो नाकारा निज़ाम है तो उसी के अंदर जिस तरह के अल्फाज चलते हैं, माई स्कूल, माई बेस्ट टीचर वगैरह वगैरह, तो फिर वही से चलेगा। लेकिन इफ यू वांट स्टैंडर्ड ERQ, यू डोंट हैव टू राइट वन वर्ड स्टेटमेंट एट ऑल। आपने क्लियर डायरेक्शंस देनी है। क्या डायरेक्शंस देनी है जब भी ERQ आप डेवलप करें? लेंथ कितनी हो, ऐसा ना हो कि एक बच्चा जो है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो इवन CSS के पेपर में लिखा होता है कि इतने हजार अल्फाज। इस तरह अगर आप क्लासरूम लेवल पे देखें तो आप उनको बताएं कि बेटा आपने 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, अभी से आप उनकी प्रैक्टिस करें, इसके अंदर आपने अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना है। और सो यू हैव टू टेल देम अबाउट लेंथ ऑफ द एसे एज वेल एज कितने अल्फाज हों, कितने पैराग्राफ्स, इवन उनको बता सकते हैं कि इतने पैराग्राफ, और पैराग्राफ राइटिंग की आप प्रैक्टिस कराएं बच्चों को कि पैराग्राफ किस तरह चाहिए। सेशन इंग्लिश के मुतालिक नहीं है, लेकिन मुख्तसरन बता दूं कि हर पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं, तो बच्चों को बता दें कि किस तरह से
एक पैराग्राफ डेवलप किया जाता है, किस तरह से मेन सेंटेंस होता है, किस तरह सपोर्टिंग डिटेल्स होती है, किस तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, वगैरह वगैरह. सो यू हैव टू टेल देम दीज थिंग्स. What areas to be focused, outlines and whether headings be given or not. ये बड़ी confusion होती है कि मैडम headings लिखे कि नहीं, सर headings लिखे कि नहीं. You have to tell them clearly what to do while answering this question. Another thing, कि जितनी भी necessary details हैं, जितनी भी necessary information है, जिस तरह के competitive exam में दिए जाते हैं, even वहाँ पे outlines दिए जाते हैं, कि आप इन आउटलाइंस को बेस बनाकर आप जो है आप पैराग्राफ्स डेवलप करें या इसे वगैरह डेवलप करें. सो यहाँ पर ये हरगिज ना समझें कि व्हाई शुड आई प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज. नो, यू हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू राइट मोर एंड मोर रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग देम. ये अगर आप आउटलाइंस उनको दे रहे हैं, हिंट्स उनको दे रहे हैं, तो हिंट से उनको बड़ा फायदा होता है, वो फोकस्ड होते हैं, वो क्रिएटिव बन जाते हैं. और अगर कहीं पर स्टोरी वगैरह लिखनी हो, नैरेटिव वगैरह लिखनी हो, तो उनको पूरा का पूरा कंटेक्स्ट उनको बता दें. सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई जिस तरह के स्टोरीज के एंड में जो मॉरल हम लिख लेते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इस पे स्टोरी लिख के. नो, कोई जो है एक स्टोरी को ले लेता है, कोई दूसरे स्टोरी को ले लेता है. सो यू हैव टू टेल देम द बैकग्राउंड और इवन अबाउट द कैरेक्टर्स, या शुरू में क्या हुआ था, 2-3 सेंटेंसेस देकर आप उनको गाइड करें कि आगे आपने अब स्टोरी जो है डेवलप करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो फैसिलिटेट योर स्टूडेंट्स rather than putting them under stress or tension. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Write an essay of 300 words on the topic education, और दूसरा है write an essay of 300 words on the topic importance of education for girls. So this example was already shared with you people, so you know that this one is lot better as compared to that one. अब item number 2 को देख लेते हैं. Number 1 is write an essay on teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और नंबर 2 है write an essay on teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding parents. Who will tell me which one is a better one? This one should be considered as 1 and this one is 2. Chat box में भी लिख सकते हैं. और okay, Nushab Altaf Saiba says 2. Anybody else? Nushab Altaf Saiba says 2. Thank you. Okay. So it's 2, क्योंकि यहाँ पर हम उनको क्लियर बता रहे हैं. अगर सिंपल उनको बताए राइट एंड इसे ऑन टीचिंग्स ऑफ हज़रत, तो टीचिंग्स तो उनकी बहुत ज़्यादा जुल्कम सल्लम की. हम यहाँ पे बता रहे हैं कि टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लम रिगार्डिंग पेरेंट्स. सो डायरेक्शन हम उनको दे रहे हैं. अच्छा, एक साइमा पौर साहिबा का सवाल है कि हम तो बच्चों को लिखवा लेते हैं और वही रट्टा लगवा लेते हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से की जाए. क्रिएटिव राइटिंग की इंतहाई आसान है. आप कोई भी ऐसे लिखने से पहले एक बच्चे से कहें कि बेटा एक सेंटेंस मुझे बताओ किसी भी चीज़ के मुतालिक. मिसाल के तौर पर मेहनत के मुतालिक, या रूम के मुतालिक, या स्कूल के मुतालिक एक सेंटेंस मुझे बताओ. शाबाश. वो एक सेंटेंस आपको एट फर्स्ट दे विल बी बिट हेजिटेंट. वो जुमले आपको एक बताते जाएंगे. आप उन्हीं के सेंटेंसेस को लेकर इसे डेवलप कर लें. रिमेंबर दिस थिंग दैट दे विल नेवर फॉरगेट how to develop essay then repeating. आप ये नहीं कि आप भी अपने साथ जो है पहले से तैयार कोई इसे लेकर जाए या तैयार आंसर्स देकर जाए. so students will never get motivated then. क्या करें कि आपने स्टोरी डेवलप करवाएं. स्टोरी तो चलो ऑल राइट पहले से डिफाइन होती है, लेकिन स्टोरी बताकर फिर उनसे पूछकर फिर लिखें. इसे के लिए क्रिएटिव राइटिंग इज सो मच इजी. या इवन सेंटेंसेस
सेंटेंस राइटिंग, इट्स सो मच इजी। कोई भी लफ्ज आप बोलें और बच्चों से पूछे बेटा इसका मुतालिक कोई अच्छा सा सेंटेंस बता दे, 3 4 5 आपके पास आ गए और बच्चों से कहे कि चलो आप एक बच्चे वाला सेंटेंस लिख लो, फिर आप कोई और लफ्ज, लेकिन इट विल टेक बिट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, आपका टाइम तो इस पे लगेगा, लेकिन आपके लिए फ्यूचर में बड़ी आसानी होगी इन बच्चों को टीच करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम आल्सो, क्योंकि टाइम जस्ट 1 minute remaining. Write an essay on NC 2006 or critically evaluate 2006 with reference to our national needs. यहाँ पर आप दे सकते हैं write an essay, तो it is giving you nothing at all, और critically evaluate NC national curriculum 2006 with reference to our national needs, तो यहाँ पर restrict कर रहे हैं national needs के perspective में उन्होंने आंसर देना है। See you after 10 minutes, अभी 7:10 है, so see you at 7:20. थैंक यू, और उसके बाद रूबिक्स वगैरह पे बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।